गुड इवनिंग टीम। एजोर के सेशन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है एजोर मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले जब हम उसका डिजाइन करते तो उस समय हमें इसे डिफाइन करना होता है कि हम कौन कौन सी मॉनिटरिंग टूल्स यूज करेंगे, ऑपरेशंस के लिए कौन सी टूल यूज करेंगे। ये पहले से डिसाइड रहता है। यानी हम कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते कि जिसमें हम केवल डिप्लॉय कर दिए, पब्लिक उसको यूज कर रही है और हम आराम से घूम रहे हैं। क्योंकि जब एप्लीकेशन बंद होता है और अगर उसको तुरंत हमें पता ना चले या जल्दी से हम उसको रिजॉल्व ना करें तो तब तक वो बहुत सारे यूजर को प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, अमेजन है। अगर अमेजन किसी कारण से आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, आधे मिनट के लिए, तो भी आप मान के चलो कम से कम नहीं तो भी 400-500 लोग को पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर जो उस समय काम कर रहे होंगे ना, उनको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन बंद हुआ आधे मिनट के लिए। लेकिन अगर अमेजन 1 घंटे के लिए बंद हो गया तो 400-500 के बदले 1 लाख लोग को पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन बंद हुआ। तो जब कोई एप्लीकेशन जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकते, चाहे बैंक का एप्लीकेशन हो, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन हो, या आपके हॉस्पिटल्स की एप्लीकेशन है जहाँ पर कंटिन्यूअस पेशेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन वगैरह जा रही है और पेशेंट का जो बुकिंग हो रहा है उसके हिसाब से डॉक्टर उसमें रिकमेंडेशन वगैरह दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से सिस्टम रहता है। तो आपको मतलब जो है इसको ध्यान देना पड़ता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो है मस्ट है, किसी भी एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि एग्जैक्ट ये क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि बिल्डिंग एप्लीकेशन इज ओनली हाफ द जॉब। यानी कि आप केवल एप्लीकेशन बना दिए तो आप समझो कि आपने आधा ही काम किया। यानी कि जो नेक्स्ट आधा काम होता है, 50% काम होता है, वो मॉनिटरिंग का होता है। तो यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो आपको मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, मस्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। तो हम इसको देख लेते हैं कि एग्जैक्ट ये मॉनिटरिंग क्यों बनाया जाता है, एंटरप्राइज टीम क्यों इसमें फोकस करती है। तो सबसे पहला चीज इसमें आ रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपर काम करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, रुक रुक के काम कर रहा है, बार बार एरर मैसेज दे रहा है, तो ये इसको अनहेल्दी बोलते हैं। तो हेल्दी का मतलब है कि वो स्मूथली काम कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह बहुत प्रॉपर है। तो परफॉर्मेंस उसका गुड होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस उसका नॉर्मल होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस नॉर्मल का मतलब है कि कोई यूजर आ रहा है, एप्लीकेशन को चालू कर रहा है, अपना काम कर रहा है, 5 मिनट का काम होगा तो 5 मिनट में करके चला गया। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है इसका मतलब है कि वो 5 मिनट का काम है तो उसको आधा 1 घंटा लग रहा है। यानी कि वो काम करने जा रहा है तो लॉग आउट हो जा रहा है, वापस लॉग इन करके जा रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है। तो अगर आपका हेल्दी नहीं होगा एप्लीकेशन तो डेफिनेटली क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम करेगा। और ये यूजर का एक्सपीरियंस अगर खराब हुआ तो आपका बिजनेस में इम्पेक्ट आएगा। तो इसीलिए उसका नॉर्मल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होना चाहिए, यानी आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसकी सिक्योरिटी हाई होना चाहिए, कोई डाटा वगैरह ब्रीच नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। बिजनेस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है ट्रांजेक्शन का, तो वो एक्चुअली में उसके जो अंदर टास्क होता है, एक्शन होता है, वो मल्टीपल होता है। जैसे पेमेंट का हमने बताया कि जैसे पेमेंट का हम जब फाइनल बटन दबाते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड में आपका ऑर्डर क्रिएट होता है, आपका पेमेंट का जो सर्वर है वहां रिक्वेस्ट जाती है, पेमेंट होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, और इसके बाद हम जब देखते हैं कि इनवॉइस जनरेट होता है, फिर आपका मेल और एसएमएस ट्रिगर होता है, तो फिर आपको कंफर्मेशन दिखता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। लेकिन अंदर जो प्रोसेस है वो 8-10 से लेके 12-15 भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस जो है इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यानी कि ये पूरे आपके डाटाबेस वगैरह में भी सेव होने चाहिए। तो इसका डिटेल जो है लॉग, एक्सेप्शन लॉग करते वहां भी जाना चाहिए। और इसके जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्रॉपर ट्रिगर होनी चाहिए, मेल एसएमएस वगैरह आना चाहिए। तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल बोलते हैं, जो फेल नहीं हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है काम। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि एंटरप्राइज गोल क्या है, यानी कि आर्किटेक्ट जो होता है एग्जैक्ट उसका गोल क्या होता है। तो सबसे पहला आता है आपका ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्वेबल, है ना। तो ऑब्जर्वेबल जो है ये अलग चीज है, और मॉनिटरिंग, ये वर्ड्स डिफरेंट है। इन दोनों को मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। जो मॉनिटरिंग है ये एग्जैक्ट ये बताती है कि आपका एप्लीकेशन
प्रॉपर चल रहा है, या आपका एप्लीकेशन स्लो चल रहा है, या एप्लीकेशन में किसी समय पे कोई दिक्कत आ गया। तो इस प्रकार की चीजें, जैसे सीपीयू में लोड ज्यादा आ गया, स्लो हो गया एप्लीकेशन, या फिर आपका रैम आपकी फुल हो गई इसलिए स्लो हो गया, तो ये सब चीजें हम मॉनिटरिंग करते हैं। एग्जैक्ट इस प्रकार की चीजें हैं ना। और ऑब्जर्वेबल का मतलब ये होता है कि आप अंदर के इवेंट्स को देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपने अगर कोई क्लिक किया था, उसके पीछे 10 एक्शन होने वाले थे, तो वो सारे एक्शन एक के बाद एक हुए कि नहीं हुए, है ना, कौन कौन से एक्शन हो रहे एक के बाद एक। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ना, ये ऑब्जर्व करते हैं हम इसको। तो ये ऑब्जर्व का मीनिंग हो गया। प्रोएक्टिव होना चाहिए आपका एप्लीकेशन। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्मूथली वर्क करना चाहिए। ठीक है। फिर आपका है सेल्फ हीलिंग, यानी कि अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अपने आप सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई एप्लीकेशन है, उसमें 100 यूजर काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, उसमें स्मूथ काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 100 से अचानक 10 लाख हो गए, तो आपका एप्लीकेशन भी वैसे ही काम करना चाहिए जैसे 100 में काम कर रहा था। लेकिन लोड आया है, लोड आया तो पता चल गया, तो हमने वहां पर पैरामीटर पॉलिसी वगैरह लगा के रखे हुए, तो जैसे पता चला कि लोड आ गया है, तो अपने आप क्या होगा, स्केलिंग हो जाएगी, हॉरिजेंटल होगी या वर्टिकल होगी, और उसके कारण आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़ा देगा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपने अपने आप को। तो आपके जितने भी रिक्वेस्ट आ रही है वो स्मूथ चलेंगे उसके बावजूद भी। तो इसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, यानी अपने आप को वो डिटेक्ट करता है, चेक करता है, और तुरंत उसको रिजॉल्व भी कर देता है। फिर इसके बाद मिजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब ये होता है कि आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको और बढ़ाना है या इसको कम करना है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी आता है इसमें। अगर आप मेजरेबल रखोगे एप्लीकेशन को, तो आपका कॉस्ट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, यानी कि कॉस्ट को कम कर सकते हो, या कम कॉस्ट में अच्छा काम कर सकते हो। रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि अगर वो प्रॉपर चल रहा है, लोगों का भरोसा आ रहा है, तो आप बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत रिलायबल है। यानी आप जब से यूज कर रहे हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सॉफ्टवेयर आपको परेशान किया, स्लो हो गया, या कभी नहीं चल रहा है, तो उसको रिलायबल बोलते हैं। फिर इवेंट ड्रिवन या अलर्ट ड्रिवन। अलर्ट ड्रिवन का मतलब ये है कि अगर कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आती है, तो वो अलर्ट आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, मैंने सिस्टम में स्केलिंग लगा के रखी है कि अगर लोड आ जाएगा तो अपने आप को बढ़ा देगा, स्केलिंग कर देगा, और लोड जैसे कम हो गया तो वापस से उसको स्केल को कम करेगा। इसको बोलते हैं स्केल अप एंड स्केल डाउन। स्केल अप का मतलब है कि वो बढ़ा रहा है, और स्केल डाउन का मतलब है कि वो कम कर रहा है। लेकिन जब वो अप करेगा ना, तो भी मुझे मेल आएगा, एसएमएस आएगा। अगर वो डाउन करेगा तो भी मेल और एसएमएस आएगा। मैं पॉलिसी लगा के रखा हूँ कि अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, तो एटलीस्ट जो डेवऑप्स इंजीनियर है, जो आपका एजोर आर्किटेक्ट है या आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, उनको मेल ट्रिगर होना चाहिए कि भाई आपके सर्वर में, लाइव एप्लीकेशन में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको अलर्ट ड्रिवन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि कस्टमर ट्रांसफर 10,000, बैंक मस्ट नो। तो बैंक को ये पता होना चाहिए कि एपीआई आपकी जो है कब कॉल हुई थी, डिड एपीआई वर्क वर्क मतलब एपीआई फेल तो नहीं हुई, सक्सेस हुई या फेल हुई, पता रहना चाहिए। फिर आपका डाटाबेस में डाटा सेव हुआ कि नहीं, और आपका एसएमएस सेंड हुआ कि नहीं, और आपका जो है कोई फ्रॉड इंजन जो था वो प्रॉपर काम किया कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमको कब पता चलेगा, जब हम हमारे सॉफ्टवेयर में मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन को लगा के रखेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हमें ये सारी जानकारी आसानी से मिलते रहेगी। तो मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर में क्या आता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये 3 पैरामीटर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पैरामीटर। एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है लॉग्स, और एक होता है ट्रेस। मैं यहाँ पर इन तीनों को समझा देता हूँ। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें हम पैरामीटर्स लगा के कुछ मेजर्स करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सीपीयू आपका लोड कितना है, जैसे सीपीयू 80% से ऊपर है, या सीपीयू का लोड जो है 40% से नीचे है, या रैम आपका 80% फुल हो चुका है। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है ना, ये सब मैट्रिक्स में आती है। जैसे कि किसी ने आपको, कोई सीनियर ने बोला कि मुझे मैट्रिक्स रिपोर्ट भेजो, आपके लैपटॉप का मैट्रिक्स रिपोर्ट भेजो, कहाँ से भेजोगे, टास्क रन को ओपन करोगे, परफॉर्मेंस में जाओगे, वहां आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी कि आपका सीपीयू कितना फिल, कितना यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, रैम कितना यूटिलाइज हुआ है। तो ये सारी चीजें दिखती है, जो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। लॉग का मतलब क्या होता है,
कि जो भी इवेंट हमारे एप्लीकेशन में हो रहे, वो टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम और डेट के साथ, वो इवेंट किसी फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। उसको बोलते हैं हम लॉग। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई व्यक्ति लॉगिन करने का ट्राई किया, लेकिन उसका लॉगिन फेल हो गया। तो अब उसे देखना है कि मेरा लॉगिन क्यों फेल हुआ, क्या रीजन था। तो वो क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट टीम को या कॉन्फ्लिक्ट टीम को बोलेगा कि दोपहर के 12 बजे से लेके 12 बज के 15 मिनट के बीच का मुझे लॉग चाहिए। तो वो टीम सामने लिए क्या करेगी, वो लॉग निकाल करके देगी डेवलपर को। तो डेवलपमेंट टीम उसको स्टडी करेगी कि उस समय जो जिसने कंप्लेंट किया है, उसकी जो आईडी है, उसके बेस पे कोई लॉग आया क्या, और वो क्या एक्सेप्शन था, क्या रीजन था। और फिर उसको उसका रूट कॉज निकालने का ट्राई करेगी, और उसके बाद उसको बग बनाकर उसको फिक्स वगैरह करके डिप्लॉय कर देगी। तो बड़ी एमएनसी कंपनी में लॉग जो है ना मांगना पड़ता है, आपको मेल डालना पड़ता है। आपके हाथ में नहीं होता है कि आप जा करके लॉग वॉग खोल के पढ़ रहे हैं। वो इतने सारे सर्वर रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि मेरे एप्लीकेशन में इशू आया, तो इसका लॉग कौन से सर्वर पे मिलेगा। क्योंकि एक एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर में डिप्लॉय होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग सर्वर में डिप्लॉय होते हैं। और ये अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन चीज होती है, वो आपके अजोर आर्किटेक्ट को, डेवऑप्स इंजीनियर को तो पता रहती है, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं या टेस्टर्स होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है। लेकिन अगर टेस्टर या डेवलपर डिमांड करता है कि मैं यहाँ पर स्मोक सर्वर में या डेवलपमेंट सर्वर में या यूएट सर्वर में मैं कुछ काम कर रहा था और मेरे को एक एरर आई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो एरर एग्जैक्ट क्या है, क्यों आई। तो फिर वो आपको मेल डालना पड़ेगा, उसमें डेट टाइम बताना पड़ेगा, एनवायरमेंट बताना पड़ेगा, या उसका यूआरएल भी उसमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो जो टीम है, वो उसको देख करके आपको उतना ही डाटा निकाल के देगी। आपको लॉग्स पूरा देखने का परमिशन नहीं रहता है। बट अगर कोई टेक लीड रहता है या बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति है, तो कई बार कंपनी उनको दे देती परमिशन। लेकिन जनरली डेवलपर और टेस्टर को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और खास करके लाइव एप्लीकेशन का तो बिल्कुल नहीं देते। आप जो लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है, आप तो जब क्या देख लो। लेकिन जब एप्लीकेशन लाइव हो जाता है, तो उसके लिए एक सपोर्ट टीम होती है, जो ये देखने का परमिशन रहता है उसको। और सपोर्ट टीम उसको निकाल के एनालिसिस करती है, और फिर डेवलपमेंट टीम को बताती है कि यहाँ पर कोई इशू है, इसको तुम लोग फिक्स करो। ठीक है। तो ये हो गया, तीनों बहुत जरूरी चीज है। ट्रेस का मतलब ये हो गया कि आपका कोई अगर एक्शन रन होता है एप्लीकेशन में, तो वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पेमेंट किया, तो आपके एक्शन कितने सारे थे। एक ऑर्डर क्रिएट हुआ, कहाँ क्रिएट हुआ, डेटाबेस में हुआ। फिर आपका पेमेंट का ट्रांजेक्शन गया, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। फिर वहां से पेमेंट अगर आपका हो गया, तो वहां से रिस्पॉन्स आया, आपने वापस डेटाबेस में इंसर्ट किया। फिर उसके बाद इंसर्ट किया तो आपने क्या किया, ऑर्डर का स्टेटस चेंज किया। ऑर्डर स्टेटस चेंज करने के बाद आप आगे का इनवाइस जनरेट किए। इनवाइस जनरेट करने के बाद आपने ईमेल भी किया और एसएमएस भी किया। तो इसका जो फ्लो होता है, कैसे पता चलेगा कि किसके बाद क्या काम हो रहा है, उसके बाद क्या काम हो रहा है, तो उसके लिए ट्रेस बोलते हैं। तो जो ट्रेसिंग मैकेनिज्म होता है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। बट आपको पता रहता है, जब आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपको पता है कि मैं अगर एक एक्शन करूंगा ए, तो ए के बाद कितने एक्शन पर्टिकुलर रन होंगे। तो ये ट्रेसिंग के लिए फिर सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, और कहीं पर कोई फेल हो रहा है, कौन सी जगह पे फेल हो रहा है। तो ये तीन चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया। मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां से बैठ के हम पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। पूरा का मतलब एजोर क्लाउड की बात कर रहा हूँ, और उसके लिए एजोर मॉनिटर एक टूल होता है। तो एजोर मॉनिटर टूल जो होता है, हमारे पूरे एजोर डिवॉप्स को मतलब मॉनिटर करने के लिए हमको सुविधा देता है। उसमें जो डैशबोर्ड होता है, एजोर डेवॉप्स में जितने भी सर्विसेज है, जितने भी आपने फ्रंट एंड का एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, बैक एंड का डिप्लॉय किया है, वो सारा चीज उसमें अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कोई सर्विस डाउन हो गई, बंद हो गई, एपीआई फेल हो रही है, लगातार फेल हो रही है, वो सारा चीज आपको एजोर मॉनिटर में दिखेगा। और एजोर मॉनिटर में हम अलर्ट सिस्टम भी लगा सकते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रही है, एपीआई फेल हो रही है, तो मुझे मेल आ जाए। या फिर कोई सर्वर डाउन हो गया या उसमें लोड आ गया, तो मुझे मेल आ गया। तो ये अलर्ट सिस्टम जो है, एजोर मॉनिटर में लगता है। तो एजोर मॉनिटर में आपका डैशबोर्ड होता है, जिसमें आपको ये सब दिखाई देता है, अलर्ट सिस्टम रहता है इसके अंदर, एंड एक्शन रहता है। आप किसी प्रकार का एक्शन वगैरह भी वहां से ट्रिगर कर सकते हैं। तो जनरली ये पूरा मॉनिटर की चीज है। इसमें इजी एग्जांपल एक दिया हुआ है कि पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट। तो जैसे मान लो कोई पेमेंट रिक्वेस्ट क्या क्या क्रिएट करता है,
परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी कि आप ये देखते हो कि जैसे कि पेमेंट कितने सेकंड में डन हुआ, 1 सेकंड में हुआ, 2 सेकंड में हुआ, या मिली सेकंड में हो गया। तो इसकी जो है ना मैट्रिक्स तैयार कर देगा। लॉग्स तो आपका क्रिएट होता है। लॉग्स का मतलब है कि आप जो लॉग फाइल होती है ना, जिसको ओपन करेंगे, तो वहां पर लाइन से आपके इवेंट राइट हो जाते हैं। आपके जो जो एक्शन हुए ना, वो सबके इवेंट, अगर मान लो सक्सेसफुल भी हुआ है, तो भी वो इन्फो करके होता है, वो राइट करना पड़ता है। तो इन्फो राइट करना एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर कोई एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गया, तो एरर मैसेज को राइट करना कंपलसरी है। तो एक्सेप्शन ट्राई कैच वगैरह लगाते हैं हम। अगर एक्सेप्शन आ गया तो वो लॉग में जाके राइट हो जाता है, और बाद में हम डेट टाइम के साथ उसको ढूंढ सकते हैं। ट्रेस आईडी का मतलब ये होता है कि जैसे बताया ना, ट्रेसिंग आपका एक पूरा फ्लो चलता है। तो जब भी कोई इवेंट पहली बार रन होता है, तो एक आईडी बन जाती है, उसको ट्रेस आईडी बोलते हैं। और उसके बाद के जितने इवेंट है या बाद के जितने एक्शन है, उस ट्रेस आईडी से मिले हुए रहते हैं। अगर आप ट्रेस आईडी का आप डिटेल देखना चाहते हो क्वेरी चला के, तो आपको वो दिख जाएगा कि ये कैसे कैसे कहाँ तक पहुंचा, और कोई इशू आया तो कहाँ पर है। और अलर्ट्स, ये आपका बहुत जरूरी है। अलर्ट्स आपका, जो आपको एसएमएस और ईमेल वगैरह आता है, ये सब अलर्ट कहलाता है। नोटिफिकेशन, एसएमएस और ईमेल, ये तीन सबसे बड़े अलर्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी और भी होते हैं, बट तीन मेजर होते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आ गया आपका ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी में आप क्या क्या यूज करते हो? तो इसके लिए आपको तीन एप्लीकेशन एजोर में अवेलेबल है। पहला है एजोर मॉनिटर। एजोर मॉनिटर अभी पिछले स्क्रीन में ही मैंने बताया कि एजोर मॉनिटर एक टूल होता है एजोर का, जो एजोर की जितनी भी सर्विसेज होती है, उसको हम एक ही जगह बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। वो उसको हम एजोर मॉनिटर बोलते हैं। और अलर्ट सिस्टम हम लगा सकते हैं, पॉलिसीज वगैरह उसमें सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लॉग एनालिटिक्स क्या होता है कि जितना एजोर क्लाउड की जितनी सर्विसेज है, उसमें अगर कोई भी इशू आता है, एक्सेप्शन आता है, एरर आती है, तो वो आ करके यहीं पर जाके स्टोर होता है, कैप्चर यही होता है। यानी एजोर में हमारी सर्विस 100 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी भी सर्विस में कोई दिक्कत आ गई, किसी कारण से वो कोई एरर आ गया उसमें कुछ समय के लिए, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आके लॉग एनालिटिक्स में स्टोर होगा। तो लॉग एनालिटिक्स एक्चुअली में क्या है कि लॉग को स्टोर करने के लिए आपका एक सर्विस बना हुआ है। और जब इसमें बहुत सारे लॉग स्टोर हो जाते हैं, तो आप यहाँ से इसको एनालिटिक्स भी कर सकते हो, यानी कि आप इसके डाटा को गेट करके आप उसमें देख सकते हो। एंड लॉग एनालिटिक्स जो है, इसका डाटा देखने के लिए आपको KQL, कुस्टो क्यूरी लैंग्वेज जो है, वो यूज करनी पड़ती है। तब जाके आप उसको आसानी से डाटा को कैच कर सकते हैं। तो लॉग एनालिटिक्स समझ में आ गया कि एजोर की किसी भी सर्विस में अगर कोई प्रॉब्लम इशू आएगा, तो वो इशू जो है, उसका एक्सेप्शन एरर वगैरह जो है, वो आके यहाँ पर स्टोर होगा। और ये सेंट्रल है, एक ही रहता है पूरे एजोर को, डाटा को स्टोर करने के लिए एक ही लॉग एनालिटिक्स रहता है। सेम एजोर मॉनिटर भी सिंगल होता है, जो एजोर की सारी सर्विस की मॉनिटरिंग करने की फैसिलिटी हमको देता है। लेकिन जो एप्लीकेशन इंसाइट होता है, ये बहुत सारे होते हैं। ये लगभग जब भी हम सर्विस क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वर्चुअल मशीन के साथ एप्लीकेशन इंसाइट इनेबल कर दोगे, तो एक एप्लीकेशन इंसाइट ओनली फॉर वर्चुअल मशीन के लिए बन जाएगा। जैसे आपने ऐप सर्विस क्रिएट कर लिया कोई डिप्लॉय करने के लिए एप्लीकेशन, तो ऐप सर्विस के सेटिंग में देखोगे, इनेबल का एक बटन दिया रहेगा, चेक बॉक्स दिया रहेगा, उसको अगर रन कर ऑन कर दोगे, तो एप्लीकेशन इंसाइट आपका इनेबल हो जाएगा। और वहां पर आप ऐप इंसाइट में पूरा देख सकते हो, जितना भी आपका डाटा है, कितनी एपीआई आ रही है, कितनी फेल हो रही है, किसको कितना समय लग रहा है, ये सारा चीज जो है एप्लीकेशन इंसाइट में हम देख सकते हैं। तो दूसरा एक और फायदा हो जाता है एप्लीकेशन इंसाइट में कि आप डीप डिबगिंग करके कुछ रूट कॉज वगैरह भी पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट एरर मैसेज क्या है, एक्सेप्शन क्या है, वो भी देख सकते हो। एक्सेप्शन देखने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि अगर डेवलपर मशीन में अगर एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो तो देख लेगा डेबग करके कि क्या एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आप कहीं सर्वर में डिप्लॉय कर दिए और उसमें एक्सेप्शन आ गया, एरर मैसेज आ गया, तो आपके पास एक रास्ता रहता है, लॉग। तो आप क्या करते हो, लॉग फाइल को खोलते हो और उसमें जाके देखते हो कि क्या एक्सेप्शन आया था। और एक तीसरा होता है कि एप्लीकेशन इंसाइट। तो आप एप्लीकेशन इंसाइट में भी जाके देख सकते हैं कि कोई एपीआई फेल हो रही तो क्यों फेल हो रही है, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, कौन सा एरर कोड आ रहा है, ये चीज आपको जो है दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी कोर सर्विस में आती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा, ये ऑब्जर्वेबिलिटी जो वर्ड्स है ना, ये तीनों सर्विस को जब यूज करते हैं, तब ये होता है। जैसे मैं बताया ना कि अगर एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा है, पूरा हमको जानना है, तो आपको एजोर मॉनिटर भी चाहिए।
ताकि आप देख सको कि कौन सा स्लो हो रहा है, कौन सा फास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। लॉग लॉग एनालिटिक्स चाहिए कि कोई सर्विस बंद हो गई तो क्या एरर आ गई जिसके कारण बंद हो गई। और एप्लीकेशन इंसाइट चाहिए ताकि आप देख सको कि एक्सेप्शन क्या था, बाहर से ही देख सकते हैं हम। लॉग ओपन करने की जरूरत नहीं है। कितनी एपीआई फेल हो रही है, ड्यूरेशन कितना लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन एपीआई में, है ना, कौन सी एपीआई स्लो है, ये सारा चीज हमको मिल जाता है। तो ये तीनों से मिलकर के हमारा सिस्टम बनता है। अब इसमें जो बेसिक फंडामेंटल वो यही है कि व्हाट हैपन, कि क्या हुआ, वेयर इट हैपन, कहाँ हुआ, व्हेन इट हैपन, कब हुआ, और व्हाई इट हैपन, क्यों हुआ। तो जनरली ये सिस्टम बनाने का मकसद होता है कि हमको ये चार क्वेश्चन के जवाब मिलने चाहिए। और अगर आपका चार क्वेश्चन का जवाब इमीडिएट मिल जाते, इसका मतलब आपने सिस्टम को ऑब्जर्वेबिलिटी के हिसाब से बनाया, डिजाइन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो यहाँ मैंने इसको बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, एक स्लाइड बाई स्लाइड। तो जैसे यहाँ पर टॉपिक्स आता है एजोर मॉनिटर। तो एजोर मॉनिटर में यहाँ और देखते हैं कि सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्विस। तो सेंट्रल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे एजोर में एक ही होता है एजोर मॉनिटर, जिसमें सारी सर्विसेज का मॉनिटरिंग किया जा सकता है। अब ये क्या कलेक्ट करता है, इसमें डाटा जो रहता है क्या रहता है, पहला मैट्रिक्स रहता है। अगर मान लो कोई सिक्वल सर्वर डाउन हो गया, तो आप यहाँ जाके तुरंत देख सकते हो कि क्यों डाउन हुआ। उसमें ज़्यादा लोड आ गया तो सीपीयू बहुत ज़्यादा हैवी यूज होने लगा, इसलिए स्लो हो गया। या उसकी क्यूरी वगैरह जो है टाइम ले रही है तो ज़्यादा ले रही है, कौन सी क्यूरी ज़्यादा टाइम ले रही है। तो ये मैट्रिक्स वाली चीज़ भी यहाँ मिल जाएगी। लॉग वाली चीज़ में क्या मिलेगा आपको, कि अगर जो कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन आया है तो वह एक्सेप्शन यहाँ से भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन इंसाइट से भी देख सकते हैं। बट वो एप्लीकेशन इंसाइट का भी डाटा यहीं आता है, और एजोर मॉनिटर पे भी उसको देखा जा सकता है। अलर्ट सिस्टम लगाने की सुविधा दी है कि आप अगर एजोर मॉनिटर में अलर्ट लगा सकते हो कि किस कंडीशन में हमें मेल आना चाहिए या एसएमएस आना चाहिए। और डायग्नोस्टिक डाटा, ये मेन चीज है कि आप एजोर मॉनिटर में बैठ करके आप डायग्नोस कर लेते हो, कोई भी इश्यूज वगैरह का रूट कॉज भी पता करने का ट्राई करते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ना एजोर मॉनिटर। अब इसमें मॉनिटर्स की कुछ सर्विसेज दिया है, जैसे कि वर्चुअल मशीन को आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, एप्लीकेशन जो आपने डिप्लॉय किया वो भी मॉनिटर हो रहा है, एप्लीकेशन ऐप सर्वर आपका जो होता है ना ऐप सर्विस, वो भी आपका मॉनिटरिंग होता है, कंटेनर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डाटाबेस कर सकते हैं, और नेटवर्क को भी कर सकते हैं। और भी इसके अलावा हो सकते हैं, बट ये एग्जांपल दिया कि एजोर की जो सर्विसेज है वो यहाँ से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि वीएम का सीपीयू 95% हो गया, तो क्या करेगा ये, एजोर मॉनिटर डिटेक्ट करेगा हाई यूटिलाइजेशन। एजोर मॉनिटर को अपने आप पता चल जाएगा कि ये वीएम जो है ना बहुत ही लोड आ गया है, ये क्रैश भी हो सकता है, स्लो हो चुका है। तो लेकिन ये इसको तुरंत पता चलता है, जैसे सीपीयू 95% हुआ, ये अलर्ट मैसेज भेजना चालू कर देगा। हालांकि ये जो इसमें अगर लोड बैलेंसर लगाए हैं तो ये वापस अपने आप को बढ़ा करके 95% को 60% पे ले आएगा। लेकिन एक बार भी 95 90 तक गया, हमने जो रूल सेट किया उसको पार किया, तो आपका एजोर मॉनिटर पे सिग्नल तुरंत आ जाएगा और ये हमारे पास सिग्नल भेज देगा ये ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसका रियल यूज केस क्या है कि आपका, जैसे कि मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन मॉनिटर, कोई भी एप्लीकेशन आपका है जैसे ईआरपी है या आपका सैप है, बड़े बड़े एप्लीकेशन है, तो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि जैसे कि वो एप्लीकेशन सीपीयू कितना यूज कर रहा है। अगर मान लो सीपीयू 40 से 50% तक यूज हो रहा है, तो आप ध्यान मत दो, चलेगा बढ़िया, आपका एप्लीकेशन अच्छा चल रहा है। नेटवर्क मेमोरी कितना यूज हो रहा है, तो मेमोरी भी आपका जो रैम है वो भी आपका जनरली 60% 70% तक भी नॉर्मल माना जाता है। 80% के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि 90 के ऊपर तो हाई अलर्ट है, 90 के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। 80 तक जाएगा तो आपका जो स्केलिंग है ना वो ट्रिगर हो जाता है। नेटवर्क वगैरह देखते हैं, लेटेंसी वगैरह चेक करते हैं नेटवर्क की, ये भी मॉनिटरिंग हो जाती है। डिस्क की भी मॉनिटरिंग हो जाती है। आप जो डिस्क लगा कर रखते हैं ना, जैसे वीएम के अंदर डिस्क होता है, एसएसडी होता है, प्रीमियम एसएसडी होता है, तो ये सब चीज़ की भी मॉनिटरिंग यहाँ पर होती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसका हेल्थ कैसा है। और एपीआई की लेटेंसी यहाँ पता चल जाती है, जैसे जितनी एपीआई है, इसमें कुछ एपीआई जो होती है मिली सेकंड में काम कर लेती है, कुछ एपीआई जो होती है सेकंड्स लगती है, तो वो हमें यहाँ पर देख सकते हैं। बेनिफिट इसमें क्या होता है, सेंट्रल विजिबिलिटी, आपको जगह जगह जाके चेक नहीं करना पड़ता, आप एक जगह बैठ जाओ, एजोर मॉनिटर ओपन कर लो, आपको वहां से सारी मॉनिटरिंग का डाटा दिखाई देगा। रियल टाइम हेल्थ है, आपको एकदम तुरंत रियल पता चल रहा है। अभी अगर मान लो कुछ मिली सेकंड में कहीं पर कोई इशू आ गया, आपको तुरंत दिख जाएगा।
आपको उसमें ऐसा टाइम नहीं लगेगा कि 2 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, नहीं। इमीडिएट कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई स्लो हुआ, कोई एपीआई फेल हुई, आपको यहाँ तुरंत दिखता है। प्रोएक्टिव अलर्टिंग है, तो अलर्टिंग ये बहुत अच्छे से देता है प्रोएक्टिव तरीके से। तो ये हो गया आपका एजूर मॉनिटर। लॉग एनालिटिक्स में थोड़ा जाते हैं डीप। ये सेंट्रल लॉग, देखो यहाँ भी सेंट्रल वर्ड लगा है। सेंट्रल का मतलब हो गया कि एजूर में एक सेंट्रल लॉग स्टोरेज सिस्टम होता है जिसको अपन लॉग एनालिटिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे सर्विसेज है उसमें अगर कोई इशू आ जाता है, कोई एरर आ जाती है, तो उसका जो एरर मैसेज वगैरह है वो आकर यहाँ स्टोर हो जाता है। और जो यहाँ पर स्टोर होता है ये बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है, तो इसके लिए फिर सर्च इंजन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्यूरी चला करके आप सर्च कर सकते हो। केक्यूएल क्यूरी जो मैंने बताया, उसको चला करके आप अपना पर्टिकुलर कोई अगर मैसेज देखना चाह रहे हो, आपका जो टारगेट है उसको देख सकते हो। तो इसमें क्या क्या लॉग स्टोर कर सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉग। इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉग जैसे कि आपका वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन में कोई इशू आ गया, कोई एरर आ गई, तो वो तुरंत यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसके बाद एप्लीकेशन लॉग। तो आपका जो एप्लीकेशन है उसमें अगर कोई एपीआई फेल हो रही है, एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन फेल हो गया, तो कोई भी एक्सेप्शन अगर आपका होता है, जैसे कि डॉट नेट में आपने काम किया हुआ है, उसमें कोई एरर आ रही है, ट्राई कैच लगाया हुआ है, तो उसको एप्लीकेशन लॉग बोलते हैं। वहां पर एरर मैसेज टाइम डेट के साथ स्टोर रहती है। फिर सिक्योरिटी लॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि जैसे एक ही लैपटॉप से बार बार 100-200 बार हिट हो गया 1 मिनट के अंदर, तो वो तुरंत उसको लॉक कर लेगा, उसका डाटा जो है ना लॉग में आ जाता है। फिर मॉनिटरिंग सिस्टम उसको देखता है कि अच्छा ये कब ऐसा हुआ था, एक ही लैपटॉप से इतना हीट क्यों आया 1 मिनट के अंदर। तो फिर उसको फिर एनालिसिस करते हैं। नेटवर्क लॉक का मतलब है कि कभी कभी नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है, आपका डाटा ट्रांसफर रेट जो है स्लो हो जाता है क्योंकि आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आ गया, तो उसके भी लॉग जो होते हैं ना स्टोर हो जाते हैं। तो आप ये लॉग देख करके पता कर सकते हैं कि मेरा नेटवर्क कब कब बिजी हुआ था, कब उसमें लोड आया था। फिर कंटेनर लॉक, तो जैसे कि ऐप कंटेनर जो होता है ना, एजोर का ऐप कंटेनर, उसके लॉक्स भी आपके बनते हैं। तो वो लॉक्स आप ऐप कंटेनर में भी देख सकते हो कंट्रोल में जाके, लेकिन वो लॉक्स यहाँ भी आ जाते हैं क्योंकि ये सेंट्रल लॉगिंग लॉग एनालिटिक्स है। अगर लॉग एनालिटिक्स आपने बनाया है तो सारे सर्विसेज से इसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको सब चीज मिल जाएगा, अलग अलग जाके जाके देखने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्चर हम देखते हैं, जैसे कि रिसोर्स, रिसोर्स मतलब एजोर की सर्विसेज की बात हो रही। लॉग्स, उसके जो लॉग्स होते हैं यानी कि कहीं कोई इशू आ गया, एरर्स आ गई, तो वो लॉग बोलते हैं, उसको लॉग कलेक्ट करता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस में स्टोर होता है। और फिर इसको देखने के लिए हमारे पास सर्च एंड डैशबोर्ड होता है और केक्यूएल क्यूरी होती है। तो इससे हम फिर उसको ढूंढ सकते हैं जो हमको पर्टिकुलर चाहिए। लेकिन इसके लिए डेट टाइम पता होना चाहिए। अगर आप किसी से लॉग मंगोगे तो आपसे बोलेगा डेट टाइम बताओ। हालांकि उसके अलावा सर्वर वगैरह का डिटेल भी देना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि जैसे मान लो डेवलपर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई पेमेंट फेल एट 12:15 PM। डेवलपर ने क्वेश्चन पूछा, राइट? किससे पूछा? या तो डेवऑप्स इंजीनियर से पूछेगा जिसके बाद एजोर का लॉग देखने का राइट है, कॉन्फ्लिक्ट टीम से पूछेगा, या फिर सपोर्ट टीम से भी पूछ सकता है। तो जब वो पूछेगा तो वो टाइम बताएगा। हालांकि यहाँ टाइम लिखा है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट भी बताना पड़ेगा कि आप स्मोक की बात कर रहे हैं, यूएट की कर रहे हैं, या डेवलपमेंट की कर रहे हैं। तो इसके बाद वो आपको लॉग जो है दे देगा। आपको क्या दिखेगा लॉग में? एपीआई टाइम आउट दिखा, यानी कि एरर है, एपीआई टाइम आउट हुआ, एरर आ सकता है। या डाटाबेस ट्राई हुआ, ये भी एक एरर हो सकता है। या फिर आपका रिकवरी सक्सेस, यानी कि एपीआई टाइम आउट हुआ, फिर उसके बाद आपका डाटाबेस रिट्राई हो रहा है, या फिर आपका रिकवरी सक्सेस हो गया। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको डेट टाइम के साथ लिखी हुई रहती है। तो जब भी आप कोई टाइम बताते हैं तो उस टाइम का लॉग आपको दे देता है। लेकिन एक्चुअल में एक टाइम नहीं बताना पड़ता है, आपको रेंज बतानी पड़ती है। आपको ये बोलना पड़ता है कि मुझे दोपहर के 2 बजे से लेके दोपहर के 2:20 का लॉग चाहिए, या 2:30 का। अच्छा, रेंज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आधे घंटे का ही देना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लॉग कितना ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ा है और लाखों यूजर उसको यूज कर रहे हैं, वहां पर आप केवल 5 मिनट का भी अगर मांग लिए ना कि मुझे 2:10 से 2:15 का दे दो लॉग, तो पता चल रहा है कि आपके पास 4,000 लाइन आ गई, 5,000 लाइन आ गई। अब 5,000 लाइन में से फिर आप स्क्रॉल कर करके ढूंढ रहे कि मेरा लॉग कहाँ है।
लेकिन अगर एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जहां पर आप अ, हर 5 मिनट में 10 मिनट में एक डेवलपर या एक टेस्टर जाके क्लिक कर रहा है, तो वहां पर आप जाके देखोगे तो वहाँ आधे घंटे का भी देखोगे तो उसमें 10-15 दिखेंगे। तो वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। तो लॉग्स हमेशा रेंज में मांगा जाता है और टीम से मांगा जाता है ना, क्योंकि आगे चल के यूएट का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, वो आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा कि आप खुद जाकर के लॉग वगैरह खोल के देख सकें। तो इसमें बेनिफिट्स क्या मिल रहा है इस सिस्टम में हमें, कि आपका फास्ट ट्रबल शूटिंग हो रहा है। यानी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, इशू आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यू में कि अगर प्रोडक्शन में कोई इशू आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप बताओ आप क्या करोगे। प्रोडक्शन में इशू आता है, और भी कौन सा, एजोर प्रोडक्शन में। तो एजोर प्रोडक्शन में अगर कोई इशू आया तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि आप एजोर मॉनिटर ओपन करके देखोगे इशू कब आया था, और फिर फाइंड आउट करेंगे कि क्यों आया था, कैसे आया था। लेकिन अगर मान लो कि वहां से अगर नहीं दिख रहा है तुरंत मॉनिटरिंग में, डैशबोर्ड में, तो आप लॉग चेक करोगे। और लॉग में उस टाइम बेस पे जाकर के, टाइम स्टैम्प पे जाकर के आप देखोगे कि क्या कोई एरर मैसेज वगैरह आया, क्या कोई इशूज आया क्या। तो इस प्रकार की चीजें आपको सीक्वेंस में बतानी पड़ती है। तो आपका फास्ट ट्रबल शूटिंग आपका हो रहा है सिस्टम से, लॉन्ग टर्म रिटेंशन आपको मिल रहा है, और सेंट्रलाइज्ड एनालिसिस हो रहा है। यानी आप एक ही सर्विस में बैठ करके आप पूरा देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस में प्रॉब्लम आई है Azure में। एप्लीकेशन इंसाइट जैसे मैंने बताया कि इसको हम अलग से क्रिएट भी करते हैं। जैसे मान लो कि एजोर में मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास 10 एप्लीकेशन इंसाइट होना चाहिए, मेरे पास कुछ एक टारगेट है कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 10 मैक्रो सर्विसेज है, और ईच मैक्रो सर्विस के लिए मैं एक एक सेपरेट एप्लीकेशन इंसाइट बनाना चाहता हूँ। तो मैं बना सकता हूँ, 10 एप्लीकेशन इंसाइट में बना सकता हूँ। लेकिन एप्लीकेशन इंसाइट अगर आप बनाओगे तो आपको उसमें लॉग एनालिटिक्स ऐड करना पड़ेगा। आप उसके बिना नहीं बना सकते, क्योंकि एप्लीकेशन इंसाइट जो डाटा कैप्चर करेगा, स्टोर कहाँ करेगा। तो उसके लिए स्टोरेज कौन सा है, लॉग एनालिटिक्स। लॉग वर्क स्पेस उसको बोलते हैं एक्चुअली, सॉरी, लॉग वर्क स्पेस। तो लॉग वर्क स्पेस अगर आपने नहीं बनाया है, डायरेक्ट एप्लीकेशन इंसाइट बनाने जाएंगे तो आपको वहां पर प्रेशराइज करेगा कि आप बनाओ, और रैंडम कोई भी नाम दे देगा। और आपको जैसे आप क्रिएट करते हो तो पहले लॉग एनालिटिक्स बनेगा जो बाइंड हो जाएगा एप्लीकेशन इंसाइट से। अच्छा, आप 10 एप्लीकेशन इंसाइट बना रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 10 लॉग एनालिटिक्स लॉग वर्क स्पेस बनाना है। आप एक ही लॉग वर्क स्पेस बना के 10 में उसको असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो फिर कोशिश करते हैं कि, और आपको सेपरेट करना है अगर उसके लॉग को, तब हमें वर्क स्पेस अलग अलग बनाना है। अगर आप एक ही वर्क स्पेस बनाओगे, लॉग वर्क स्पेस, और 10 एप्लीकेशन साइट में जोड़ोगे, तो सभी एरर मैसेज जो है, जो भी एक्सेप्शन है, एक जगह आके स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप वर्क स्पेस अलग अलग बनाते हो अलग अलग ऐप इंसाइट्स के लिए, तो वो लॉग्स जो अलग अलग स्टोर होंगे, और आपको अलग अलग क्लिक करके एप्लीकेशन साइट में जाके ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये पेमेंट सर्विस फेल हुई है, तो पेमेंट सर्विस का एप्लीकेशन साइट को ओपन करो, फिर उसमें काम करो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या ट्रैक्स कर सकते हैं एप्लीकेशन साइट में, जैसे एपीआई कॉल। आप एपीआई कॉल को ना बहुत अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं मुंबई की कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरा क्या काम था कि जैसे सबसे पहले मैं जब कंपनी में जाता था और मैं लैपटॉप ओपन करता था, तो लैपटॉप ओपन करने के बाद मैं एप्लीकेशन साइट्स वगैरह ओपन करके, और एक और वहाँ एप्लीकेशन था साइट 24/7, ये थर्ड पार्टी लाइसेंस टूल होता है। तो इनको ओपन करके मैं एपीआई का फ्लो देखता था कि लास्ट 24 घंटे में, जैसे मान लो रात को एक बार मैंने जाते घर जाते समय 8 बजे करीब चेक किया, तो रात के 8 बजे से लेके, और जब मैं सुबह अगर मान लो 9 बजे पहुंचा ऑफिस, तो इस बीच में कोई एपीआई फेल हुई है, तो वो सब मुझे चेक करना रहता है। और अगर कोई एपीआई फेल हो गई, 10 बार फेल हुई या बार बार फेल हो रही है, तो इमीडिएट जो है मेरे को टीम को बताना पड़ता है, डेवऑप्स टीम को बताना पड़ता है। फिर डेवऑप्स टीम उसका एनालिसिस करता है और डेवलपमेंट टीम को बताता है और उसको फिक्स करती है, क्योंकि ये लाइव प्रोडक्शन लाइव की बात हो रही है। तो प्रोडक्शन लाइव की मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी होती है। तो एप्लीकेशन इनसाइट मैं कम से कम 2 बार देखता था, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में देखता था। लेकिन हमने एक और काम किया हुआ था कि हमने एक बड़ा सा टेलीविजन लगाया था हॉल में, और ग्राफाना डैशबोर्ड जो है उसमें हम ये सब जोड़ दिए थे, और ग्राफाना डैशबोर्ड दिखता था। अगर कोई एपीआई फेल होने लगेगी, तुरंत ऐसे ग्राफ रेड हो जाएगा और एकदम ऊपर की तरफ भागने लगेगा। तो कोई भी जो उस हॉल में टेस्टर है, डेवलपर है, किसी की भी नजर पड़ी टीवी पे और उसको दिख रहा है ये रेड हो रहा है, तो तुरंत इन्फॉर्म करेगा डेवऑप्स टीम को या इंफ्रा टीम को, देखो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये रेड दिख रहा है और ऊपर तरफ जा रहा है।
तो वो लोग तुरंत जा करके इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्शन लाइव इतना हाई अलर्ट पे होता है, तो इसके लिए हमने एक ये सब मैंने इम्प्लीमेंट कराया था, वहाँ था नहीं ये सब चीज़ें। जब मैं गया एज ए वाइस प्रेसिडेंट तो मुझे ये सब बहुत सारी चेंजेस किए कंपनी में। तो ये एपीआई कॉल जो है हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन इनसाइट से, और किसी भी सॉफ्टवेयर में यहाँ से जोड़ के डाटा भेज भी सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, प्रोमेंथस एक हो गया, आपका ग्राफेना हो गया, तो ये दो सॉफ्टवेयर मोस्टली बहुत फेमस है एजोर में, जो ये मॉनिटरिंग करने के लिए जोड़े जाते हैं। ये थर्ड पार्टी है, एजोर का नहीं है, लेकिन एजोर में अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर इसके बाद आप देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है कि हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मेरा काम क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो मैं क्या करता था कि जा करके इसको खोलता था, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता था। तो मुझे सबसे पहले वो एपीआई दिखती थी जो बहुत ज्यादा समय ले रही है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो मैंने अपने एक पैरामीटर बनाया था कि चलो अगर 2 सेकंड तक अगर कोई एपीआई टाइम ले रहा है, 2 सेकंड से अंदर ले रहा है, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई एपीआई 10 सेकंड ले रहा है, 15 सेकंड ले रहा है, और अगर मुझे दिखाई दिए, तो फिर मैं उसके पीछे पड़ता हूँ कि ऐसा एपीआई में हो क्या रहा है प्रोसेस, और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते कि नहीं। और फिर स्टोर प्रोसीजर हो गया, सी शार्प का कोड हो गया, मैं फिर टीम को ऑप्टिमाइज करके कोड देता था। बोलता था कि आप इसको देखो, डालो और इसको चेक करो, और फिर इसका लेटेंसी चेक करो। तो यानी कि रिस्पॉन्स टाइम भी हम यहाँ से मॉनिटरिंग कर लेते हैं। एक्सेप्शन को भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे मैं बताया ना, कोई इशू आ गया, कोई एपीआई फेल हो रही है, तो आप एक्सेप्शन को भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यूजर सेशन ये मॉनिटरिंग हो जाती है, डिपेंडेंसीज वगैरह भी मॉनिटरिंग हो जाती है। जब आप डीप डेबगिंग करेंगे ना एप्लीकेशन साइड में, तो आप डिपेंडेंसीज को भी पकड़ लेते हो कि इसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी चीज है जहाँ ये एपीआई कॉल होगा। तो इसका आर्किटेक्चर में वही है कि यूजर जो है एप्लीकेशन को रन करता है, और एप्लीकेशन का डाटा आपका एप्लीकेशन इंसाइट पे जाता है। तो एप्लीकेशन इंसाइट मल्टीपल होती है, ये याद रखना है। और ऑटोमेटिकली भी क्रिएट होती है, जब आप कोई सर्विस के साथ उसको इनेबल करते हो, ये अपने आप भी क्रिएट हो जाती है, और आप खुद अगर करना चाहते हो क्रिएट, तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो। इसका इजी एग्जांपल दिया है कि अगर मान लो कस्टमर पे नाउ का बटन क्लिक किया पेमेंट के लिए, तो एप्लीकेशन इंसाइट में जाकर देखोगे ना, तो रिक्वेस्ट कब स्टार्ट हुई, एपीआई का प्रोसेसिंग क्या हुआ, डाटाबेस कब कॉल हुआ, एसएमएस सर्विस कब कॉल हुई, और फाइनल रिस्पॉन्स कब गया, ये भी आप देख सकते हो। आपके जो टास्क है ना, ये भी आपको दिखाई देगा, और आपको इसका टाइम भी दिखेगा कि ये पूरा काम 1 सेकंड में हुआ या मिली सेकंड में हुआ, 400 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड। तो ये भी आपको यहाँ पर बता देगा। तो इसमें बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, एंड टू एंड विजिबिलिटी। यानी कोई अगर एक्शन हुआ और जब वो डन हुआ, तो उसके बीच पे आपको पूरा का पूरा चीज आपके सामने दिखाई दे रहा है। यूजर एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग आप यहाँ से कर सकते हो। आपका यूजर एक्सपीरियंस तो आप देख ही रहे हो, इसके अलावा इंफ्रा का भी आप देख रहे हो, कहीं लोड ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है ना, ये सारा चीज जो रहता है। ट्रैफिक वगैरह देखोगे कि किस एप्लीकेशन में कितना ज्यादा एपीआई हिट हो रहा है। रूट कॉज एनालिसिस सबसे बड़ी चीज है, यानी कि कोई भी इशू अगर आ रहा है प्रोडक्शन में, आपको इस सॉफ्टवेयर में जाकर के रूट कॉज को फाइंड आउट करना है। वो सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पर वही आपका थोड़ा कंपैरिजन दिया है, मैट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेस, जो मैंने बहुत अच्छे से समझा है। मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स मतलब जैसे सीपीयू है 90%, 90 क्या है, नंबर है। सीपीयू 80% है, 80 क्या नंबर है। रैम 80% फुल हो गया है, 90% फुल हो गया है। या आपका जो इस प्रकार के नंबर रहते हैं, जो भी चीज़ है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, अगर वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, इसका आरपीएम कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका मेजर जो रहेगा नंबर से होगा, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स जो रहता है, इसके ऊपर पॉलिसी लगती है, स्केलिंग करने की जो पॉलिसी होती है ना, कि जब ट्रैफिक आता है तो अपने आप को बढ़ा लेता है सर्वर, और ट्रैफिक कम हो जाता है तो कम कर लेता है। ये मैट्रिक्स के ऊपर लगता है। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि आप स्केलिंग कैसे करते हैं, तो आपको बताना है कि मैट्रिक्स के ऊपर करूंगा, और मैं पॉलिसी बनाऊंगा कि अगर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है सीपीयू की, तो मुझे अप करना है, और कितना अप करना है, और कहाँ तक जाके रोक देना है। और अगर ये कम हो जाता है तो किससे कम होगा, तो मेरे को वापस रिड्यूस करना है। तो मैट्रिक्स के ऊपर आपकी स्केलिंग लगती है। लॉक्स आपका क्या होता है, लॉक्स मतलब इवेंट कैप्चर करता है। तो आपके एप्लीकेशन में जितने भी इवेंट, मतलब क्लिकेबल इवेंट ही होते हैं ज्यादातर। जब भी आप कोई बटन में क्लिक करते, वो एक इवेंट हो गया। और उस इवेंट के अंदर प्रोसेस होती है, या फिर एक के बाद एक मल्टीपल टास्क रन होते हैं। तो वो सब चीज को क्या होता है, लॉग कैप्चर करता है, लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ।
यानी डेट और टाइम के साथ कैप्चर होता है, ये कंपलसरी है। बिना डेट टाइम के आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन राइट ही नहीं कर सकते। फिर जैसे लॉगिन फेल हुआ तो आपका ये इवेंट दिखाई देगा, और आपको टाइम पता है तो आसानी से वो इवेंट दिखाई देगा। आप बोलोगे 12 बज के 2 मिनट पे हुआ था, आप कंट्रोल F करके डायरेक्ट वो टाइम डाल के सर्च करोगे, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे जहां पर आपको दिखेगा कि लॉगिन फेल हुआ था, क्यों हुआ था, क्या एरर आया था, वो तो आपको दिखाई देगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेमेंट डिले। अगर मान लो जैसे कोई पेमेंट है, अगर डिले होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मैट्रिक में सीपीयू हाई होगा, जैसे सीपीयू हाई हो गया मतलब उसके ऊपर लोड आ गया, तो आपका पेमेंट करने में क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। जो पेमेंट सेकंड मिली सेकंड में होते थे, अब वो सेकंड के लिए आपको 10 सेकंड, उस पेमेंट के लिए 10 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसा ये वेट करना पड़ेगा। तो आपका सीपीयू अगर हाई होता है, ठीक है। लॉक्स क्या होता है, टाइम आउट मैसेज। अगर मान लो कि जैसे सीपीयू बहुत हाई हो गया और वो आपका हैंडल नहीं कर पाया रिस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट को, तो फिर आपका जो है टाइम आउट आ जाएगा। और ट्रेस, ट्रेस में क्या आएगा, स्लो डाटाबेस कॉल। तो अगर कोई डाटाबेस स्लो है और आपको ये पता करना है कि क्यों स्लो है, तो आप ट्रेस चलाना पड़ेगा। तो ट्रेसिंग में आपको दिखाई देगा कि क्यों स्लो हो रहा है, कि क्यूरी का प्रॉब्लम है या डाटाबेस जिस इंफ्रा के ऊपर सेटअप है, रैम और सीपीयू के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम है। ये आइडेंटिफाई करके बताता था, आपको ट्रेस लगाने पड़ते हैं। तो ये आपका ऑपरेशनल ऑपरेशन एनालिटिक्स। तो अभी मैंने जो बताया था केक्यूएल क्यूरी, ये केक्यूएल क्यूरी एक डिफरेंट टाइप की क्यूरी है। इसको मुझे भी ठीक से नहीं आता, लेकिन आप इसको अगर चैट जीपीटी को या एआई टूल को इस्तेमाल करके वो क्यूरी को जनरेट कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। लेकिन अगर डेवऑप्स इंजीनियर है तो जनरली वो उसमें काम करते रहते रात दिन, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें पता चली जाता है एक्सपीरियंस होने के साथ। बट आपके पास यूआई भी है। अगर आपको केक्यूएल क्यूरी नहीं आता है, आप यूआई में जा करके आप बता सकते हैं कि मेरे को ये डेट से इस डेट तक का डाटा चाहिए, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, पर्टिकुलर कोई आईडी का देखना है, तो ये आप माउस से क्लिक करके भी आप सेटिंग करके जब फिल्टर करके आप दोगे तो आपको डाटा दिखाई देता है। और केक्यूएल क्यूरी में आपको क्यूरी लिख करके रन करना पड़ेगा, जैसे सिक्वल की क्यूरी हम रन करते हैं ना, इंसर्ट अपडेट ये सब। सेम यहाँ पर एक पैनल होता है जिसमें आपको क्यूरी को राइट करना रहता है। क्यूरी का ये फायदा है कि आपने एक क्यूरी अगर बना ली है और उसको सेव करके रख ली है, तो अगली बार केवल उसको पेस्ट करके रन करोगे और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक केक्यूएल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग अलर्टिंग। तो केक्यूएल का मतलब समझ में आ गया कि क्यूरी लैंग्वेज फॉर सर्चिंग लॉग्स एंड मेट्रिक। तो ये कहाँ पर स्टोर रहता है, लॉग्स एंड मेट्रिक? ये रहता है लॉग वर्क स्पेस में, जो मैंने बताया ना, सेंट्रल रहता है। तो लॉग एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, ये सब जो सर्विसेज रहती है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसके लॉग भी देख सकते हैं और इसके मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं। तो केक्यूएल हो गया। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि फाइंड ऑल फेल्ड पेमेंट इन लास्ट 1 आवर। तो ये जो आपका टारगेट है कि आपको 1 घंटे के अंदर जितने भी पेमेंट फेल हुए उनको आप देखना चाहते हो, तो इसका एक क्यूरी लिखना पड़ेगा। और क्यूरी अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वहां पर यूआई दिया रहता है। आप वहां पर बताओ कि भाई मुझे लास्ट 1 आवर, लास्ट 7 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स, वो 7 डेज, 30 डेज, ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन है। वो ऑप्शन को आप क्लिक करो और लास्ट में अप्लाई का बटन दबा दो, तो आपको वो भी मिल जाएगा डाटा। तो ये रियल एग्जांपल यहाँ पर था कि ऑपरेशनल टीम चेक्स। तो जैसे कि ऑपरेशन टीम अगर मान लो चेक कर रही है कि फेल लॉगिन, कितने लॉगिन फेल हुए, एपीआई एरर्स, कितनी एपीआई थे जिसमें एरर्स आई थी, सीपीयू स्पाइस, कब कब सीपीयू का लोड बढ़ गया था झटके से, दिन में 2 बार बढ़ा था कि 4 बार, तो ये ऑपरेशन टीम ये सब चीजें देखती है। सिक्योरिटी अलर्ट, कब कब अलर्ट जनरेट हुआ, कितने बजे हुआ, तो ये सारा चीज इनको डाटा यहाँ से मिल जाता है। अब इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग में क्या होता है कि आपका जैसे कोई एप्लीकेशन है, वो एक फ्लो में जाता है। जैसे यहाँ फ्लो लिखा हुआ है कि मोबाइल ऐप है, इसमें आपने कोई बटन दबाया मोबाइल ऐप में, तो आपका रिक्वेस्ट कहाँ गया, एपीआई गेटवे में। मैं बताया था एपीआई गेटवे एक मेन गेट होता है जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। और आप बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि आप कोई यूजर हो, आप क्लिक करके रिक्वेस्ट सर्वर में भेज रहे हो, तो सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट जाने से पहले एपीआई गेटवे में वो फिल्टर होता है। अगर उसको परमिशन मिल गई तब वो रिक्वेस्ट अंदर जाएगा और रिस्पॉन्स लेके आएगा।
तो एपीआई गेटवे जो होता है ना, ये मेन पिलर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा। फिर इसके बाद जैसे पेमेंट सर्विस आपने कॉल किया है मोबाइल से आपने पेमेंट का बटन दबाया, जीपे हो गया, फोन पे हो गया, तो फिर वो पेमेंट सर्विस पे जाएगा। फिर फ्रॉड सर्विस, यानी कि वो चेक करेगा कि भाई ये फ्रॉड तो नहीं है, जेन्युइन व्यक्ति है, वाकई में उसी का अकाउंट है, वही पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो वो सब देख लेगा, और उसके बाद फिर पेमेंट करने के बाद डाटाबेस में सेव कर लेगा ट्रांजेक्शन को। ये जस्ट एक फ्लो था, यहाँ लिखा हुआ है। अब एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे कस्टमर क्लिक किया ट्रांसफर मनी, यानी वही आप पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ ट्रेसिंग में, कि रूट कॉज एनालिसिस, अगर मान लो कि जैसे किसी कारण से वो फेल हो गया या स्लो हो गया किसी कारण से, दोनों कंडीशन पे आप रूट कॉज का एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेसिंग के द्वारा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ट्रेसिंग में। अगर ये पता चल गया कि पर्टिकुलर सर्विस स्लो चल रही है, या हम कोई एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन टाइम ले रहा है, तो जब ये पता चलेगा तभी हम बैठ के ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको सही करेंगे, उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैक्रो सर्विस विजिबिलिटी, तो ट्रेसिंग माइक्रो सर्विस इसलिए क्योंकि मैक्रो सर्विस में क्या होता है कि जब आप एक कोई इवेंट क्लिक करते हो, एक बटन क्लिक करते हो ना, तो वो कई सर्विस को कॉल करता है। वो ऑर्डर सर्विस को भी कॉल कर सकता है, पेमेंट सर्विस को कॉल कर सकता है, नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल कर सकता है। तो वहां पर ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। ट्रेसिंग से आपको पूरा सीक्वेंस दिखेगा कि किसके बाद कौन कौन सी सर्विस कॉल हुई। और अलर्टिंग का मतलब यही होता है कि जब आप अलर्ट लगा के रखे हो, तो अगर वहां पर वो पैरामीटर मिल जाता है उसको, तो वो अलर्ट भेज देता है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन भेजता है और ऑटोमेटिकली भेजता है। और ये लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे सर्वर में, खास करके प्रोडक्शन में, 24 घंटे में कभी भी अगर कोई इशू आता है, तो उसके मेल आ जाने चाहिए। और किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं डालते, कम से कम 4-5 सीनियर पर्सन जो रहते हैं, उनके उनको वो मेल आता है तुरंत। जैसे कि आपका सीटीओ हो गया कंपनी का, सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, या आपका एजोर आर्किटेक्ट हो गए। तो इन लोग के मेल आते हैं तुरंत, ताकि ये लोग उसको एक्शन ले सके। तो अलर्ट क्या क्या आ सकता है, जैसे सीपीयू आपका बहुत हैवी लोड हो गया, एपीआई की लेटेंसी अगर मान लो अचानक कम हो गई, या एपीआई फेल ही हो गई, तो भी अलर्ट आ सकता है। सिक्योरिटी इवेंट, यानी कोई सिक्योरिटी इवेंट अगर ट्रिगर हो गया, कोई सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, टूटा नहीं, लेकिन आपको मेल आ जाएगा कि भाई कोई ट्राई कर रहा है। फिर इसका क्यू डेप्थ है, अगर मान लो क्यू में अगर बहुत ज्यादा लोड आ गया। आपका डिस्क यूजेस, अगर मान लो जैसे हार्ड डिस्क नहीं, आप इसको बोलते हैं एसएसडी। तो अगर आपने एसएसडी लगाई है 100 MB की, और किसी कारण से वो 90 MB फिल हो चुका है, 100 में से 90 फिल हो गया, 10 MB बचा हुआ है, तो आपको मेल आएगा कि आप अलर्ट हो जाओ, आपका डिस्क भरने वाला है, आप उसको या तो कैपेसिटी को बढ़ा दो, नहीं तो क्रैश हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो ये सारा चीजें यहाँ से हो जाता है, अलर्ट सिस्टम बोलते हैं। और अलर्ट में जो आपके एक्शन होते हैं, ईमेल जा सकता है, एसएमएस जा सकता है, टीम को मैसेज जा सकता है ग्रुप में, है ना, टिकट क्रिएट हो सकता है ऑटोमेटिकली। ये भी इसमें सब सिस्टम दिया हुआ है। और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब कोई दूसरा एक्शन रन हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए, अगर अलर्ट आ गया तो। ठीक है, जैसे सीपीयू बिकम्स 90%, तो अलर्ट ऑटोमेटिकली सेंड टू ऑपरेशन टीम। तो ऑपरेशन टीम को जैसे पता चलेगा कि सीपीयू 90% हो गया, तो वो तुरंत जाके देखेंगे कि क्यों हुआ, क्या कारण है, मेरे को मतलब स्केलिंग ट्रिगर अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो मैनुअली ट्रिगर करके स्केलिंग करके उसको वापस नॉर्मल करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका SRE, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, SRE। ये मैंने पिछले सेशन में भी समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे इसमें टॉपिक दिया हुआ है एस एल ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट, और फिर है SLO सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। ये दोनों क्या होता है ये बता रहा हूँ। जैसे SLA का मतलब क्या होता है, कि कोई सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एजोर हो गया, AWS हो गया, ओरेकल हो गया, गूगल हो गया, ये SLA देते हैं। किसको देते हैं? यूजर को देते हैं। यानी वो यूजर को आश्वासन देते हैं कि भाई आप अगर मेरा एप्लीकेशन यूज करोगे या मेरी सर्विस यूज करोगे, तो वो 99.9% अवेलेबल रहेगा या अप रहेगा। ये गारंटी देते हैं 99.9। ठीक है, तो ये हो गया उसका SLA, अगर कस्टमर को वो गारंटी देगा। ठीक है, तो इसमें जो एरर्स बोलते हैं, एरर्स कितना रहेगा? 0.1%। एरर्स का मतलब है कि
फेल्ड एरर बोलते हैं इसको। फेल्ड एरर 0.1%, क्योंकि 99.9% तो क्या गारंटी दे रहा है कि आप रहेगा। तो जब भी आप कोई सर्विस लेने जाते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये सर्विस का एसएलए क्या है। किसी का 99.2 होता है, किसी का 99.9 होता है, और किसी किसी का तो 98 भी होता है। तो यानी कि जितना हाई होगा, आप ये मान के चलो आपका एप्लीकेशन एकदम सेफ है, चलता रहेगा, बार बार बंद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो बहुत बड़ी बात होती है ना 99.9। फिर ये भी देखना पड़ता है कि उसने ऐसी फर्जी तो नहीं बोल दिया कि वाकई में दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीज को देखना पड़ता है। तो अभी एजोर की पोल खुली थी, एजोर में एक पैच अपडेट हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी, और पूरे दुनिया का एजोर 1 घंटे के लिए बंद हो गया था। बहुत बड़ा इशू हो गया था, 1 घंटा बंद। मतलब आप सोचो कि जो ये हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, एयरपोर्ट सिस्टम रहता है, सब क्लाउड के सॉफ्टवेयर से चलते रहता है। हम बड़ी बड़ी कंपनियां जो है क्लाउड के ऊपर काम कर रही है। तो अचानक वो 1 घंटे के लिए बंद हुआ था। कुछ नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने सॉरी बोल दिया, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया था, सॉरी सॉरी। तो उसके ऊपर तो केस कर देना चाहता पूरा, लेकिन अभी अमेरिका का है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सोचो पूरा दुनिया में तहलका मच गया था, और गलती उसी की थी, माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये हो गया एसएलए। एसएलओ का मतलब क्या होता है? सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप गारंटी दे रहे कि ये कितना अप रहेगा, लेकिन ये कस्टमर को नहीं दे रहे, ये अपने टीम मेंबर को दे रहे, आपके सीनियर को बोल रहे हैं। आपने एक ऑब्जेक्टिव लेके रखा हुआ है कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो कितना अवेलेबल रहेगा, कितना उसमें क्वालिटी होगी। तो ये इंटरनल टीम की बात होती है, जिसको एसएलओ बोलते हैं। लेकिन बाहर कस्टमर को जब दिया जाता है, उसको एसएलए बोलते हैं। और फिर एरर बजट। एरर एरर बजट मतलब यही है, जो एसएलए में मैंने बताया ना, कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि 99.9% वो दे रहा है आपको एसएलए, तो एरर बजट कितना हो गया? 0.1%। एसएलओ में भी सेम होता है। तो ये यहाँ पर बताया कि एसआरई क्या होता है ना। तो एसआरई की ये दो तीन जो रहते हैं ना पैनल होते हैं, तो ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो ये सब मैं इसलिए यहाँ पर बता दिया कि ये क्या चीज होता है। अगला देखते हैं, इसी का डिटेल यहाँ पर है। एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब जैसे इसने एग्जांपल दिया 99.95 अप टाइम, ठीक है, ये 99.9 से भी ज्यादा हो गया, 99.95। तो ये अप टाइम आप देख करके सेलेक्ट करते हो कि आपको ये सर्विस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। जितना ज्यादा रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो इसका डाउन टाइम कितना हो जाएगा? 0.22 अलाउड डाउन टाइम पर मंथ। अच्छा, पर मंथ का निकाल दिया, यहाँ पर तो परसेंट दिया है, तो इसने पर मंथ का निकाल दिया। पर सेकंड का निकाल करके उसको मल्टीप्लाई करते हुए पर मंथ होता है 22 मिनट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक महीने में हो सकता है मैक्सिमम कि 22 मिनट के लिए आपका एप्लीकेशन बंद है, एक साथ नहीं। कभी अगर 1 मिनट के लिए बंद हुआ, कभी 1.5 मिनट के लिए बंद हुआ, तो पूरे महीने भर में 22 मिनट के लिए बंद हो सकता है, हो सकता है, संभावना है। और हो सकता है कि बिल्कुल बंद ना हो, लेकिन ये डिक्लेयर करती है कंपनी कस्टमर के लिए। तो जैसे इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल है, तो इसकी अवेलेबिलिटी तो बहुत हाई चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोमाइसेस पावर अवेलेबिलिटी, सेम एक एग्जांपल दी है कि बिजली कंपनी जो रहती है ऐसी प्रॉमिस करती है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, लेकिन इंडिया की नहीं करती है। यहाँ तो लाइट गोल हो गई तो पता नहीं चलेगा कब आने वाला है, आ जाएगा कि कल आएगा। लेकिन यहाँ एग्जांपल में था तो मैंने ऐड कर लिया था। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि इसका इशू बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ट्रांजेक्शन वगैरह बंद हो जाएंगे, तो बताया भी एजोर का हुआ था। अगला एसएलओ सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। तो ये इंटरनल इंजीनियरिंग टीम का टारगेट होता है। तो एसएलओ जो होता है ना, एक्चुअली में आप टीम को दिया जाता है सीनियर के द्वारा, जो आपके मैनेजर है वो आपको एसएलओ बना के देते हैं कि आपको एसएलओ क्या रखना है। हालांकि वो एसएलए जैसा ही है, लेकिन बट ये कि इंटरनल टीम के साथ है इसको एसएलओ बोलेंगे, और कस्टमर के साथ है बाहर तो उसको एसएलए बोलेंगे। तो इसमें भी वही रहेगा, एपीआई रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, सक्सेस रेट क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, लेटेंसी क्या होना चाहिए। और ये आपको डेवलपमेंट के पहले दिया जाता है एज ए डॉक्यूमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आपको एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम का एसएलओ मैंने दिया था इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा कैसे हो गया, आपका डिले टाइम ज्यादा क्यों हो गया, ना लेटेंसी कम होना चाहिए, डिले टाइम ना, डिले टाइम कम भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा।
एरर बजट मैंने वही बताया कि जस्ट माइनस करके निकालते हैं। जैसे एसएलओ आपका 100% है, या जैसे एग्जांपल में दिया कि 99.9% एसएलओ है, तो एरर बजट आपका क्या हो जाएगा, 0.1% हो जाएगा। तो 0.1% का मतलब है कि इतना चांस है 100 में कि आपका एप्लीकेशन बंद हो सकता है या स्लो हो सकता है। तो एक्चुअली में क्वालिटी के लिए ये सब बना हुआ है, ये क्वालिटी बताता है आपके प्रोडक्ट की। केस स्टडी में जैसे देखते हैं बिजनेस चैलेंज में, कि जैसे कि आप बैंक प्रोसेस करता है पेमेंट का, मोबाइल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होते हैं, एटीएम रिक्वेस्ट होते हैं, तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट का डेली होता है। तो आपके मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट का डेली हो रहा है, तो आपको एसएलए को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चल पाएगा। रिक्वायरमेंट क्या रहती है, फास्ट डिटेक्शन, अगर आपको कोई जल्दी कोई इशू को ढूंढना है, हाई अवेलेबिलिटी आपका होना चाहिए, फुल ऑब्जर्वेबिलिटी होना चाहिए, और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो मैं समझाया, इसके कारण आपको ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है। तो ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके ध्यान रखो। इसमें आपका बिजनेस रिजल्ट क्या आ सकता है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते, आपकी फास्टर ट्रबल शूटिंग हो सकती है, और ये सबसे बड़ा इशू है। जैसे पहले स्क्रीन पे ही मैंने बता दिया ना, कि अगर आपने एप्लीकेशन 100% सही बना दिया, तो आप बोलो कि आपने 50% काम किया है। बाकी 50% काम होगा जब आप प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, आप मॉनिटरिंग तैयार करेंगे, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन को अगर सेट कर दोगे, तब आप बोलोगे मेरा 100% वर्क हो गया। तो सोचिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए 50-50 बोला गया इसको। रेड्यूस डाउन टाइम, आपको डाउन टाइम को रेड्यूस करना है, ये टारगेट होता है इसका। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड के कस्टमर खुश रहना चाहिए, उसका एप्लीकेशन प्रॉपर चलना चाहिए, जब भी वो उसको यूज कर रहा है उसका काम होना चाहिए। फिर उसके बाद डाटा ड्रिवन ऑपरेशन, तो डाटा कैसे आपका फ्लो हो रहा है, ये सारा चीज आपको दिखाता है ये। फिर इसके बाद है रिलायबल रिलीज, तो रिलीज वगैरह आपका जो है रिलायबल होना चाहिए। तो ये सब जो आपका रिजल्ट है, तो इसीलिए एप्लीकेशन में ये सबको डिसाइड किया जाता है, ताकि आपके एप्लीकेशन उस क्वालिटी का बन बन सके। जैसे यहाँ पर एक बताया है, इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई लाइव एप्लीकेशन चल रहा है, उसमें कोई घटना घट गई। घटना सबके साथ नहीं घट रही है, किसी एक के साथ हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए 10 लाख यूजर एक सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक यूजर का अचानक पेमेंट फेल हो गया, लेकिन 10 लाख में से वो एक को छोड़ के बाकी सबका पास हो गया। तो ये इंसिडेंट इंसिडेंट कहलाता है। तो इंसिडेंट को लॉक करने के लिए हमारे पास होती है सपोर्ट टीम। तो सपोर्ट टीम जो होती है ना, 24 घंटे एक्टिव रहती है। उसके शिफ्ट शिफ्ट में रहते हैं, नाइट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, तो तीनों शिफ्ट पे चलती है उसकी। तो उनका काम क्या होता है कि कोई भी कस्टमर का अगर कोई इशू आ गया, अगर वो कॉल करता है, चैटिंग करता है, वो लोग अटेंड करते हैं, और अटेंड करके टिकट जनरेट करते हैं। और जब टिकट जनरेट जनरेट होता है, तो सपोर्ट टीम जब टिकट जनरेट करती है, तो प्लेटफॉर्म टीम का काम होता है कि वो टिकट को पिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या इशू है, इसको किसको भेजना है। उसे लगेगा कि अरे नहीं, ये फ्रंट एंड का इशू है, तो वो क्या करेंगे, फ्रंट एंड टीम को असाइन कर देंगे टिकट। उन्हें लगेगा ये एजोर क्लाउड का इशू है, तो एजोर क्लाउड को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कई बार उन्हें पता नहीं चलता इशू क्या है, तो वो हमारे जैसे कोई सीनियर को कॉल करते हैं कि सर ये इशू आया है, किसको दे। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा, ये जो जो आर्किटेक्ट है उसको ट्रांसफर कर दे। तो अब समझ में, सपोर्ट टीम जो होती है ना, वो कैप्चर करती है, इंसिडेंट क्रिएट करती है, टिकट क्रिएट करती है इंसिडेंट का। और जो प्लेटफॉर्म टीम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, और उसका टारगेट होता है कि टिकट को रेड्यूस करना या उसको जीरो करना, वो टारगेट होता है। और सपोर्ट टीम का काम होता है कि जितने मेरे पास कॉल आएंगे मैं टिकट जनरेट करूँ। तो ये इस प्रकार से वर्क चलता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, या आप छोटे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो आपको ये टीम सुनाई भी नहीं आई होगी अभी तक की। प्लेटफॉर्म टीम क्या होती है, ऑपरेशन टीम क्या होती है, डिलीवरी टीम क्या होती है। बड़े कंपनी में जाओगे जहाँ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, चलते हैं, इनके प्रोडक्ट अगर चल रहे हैं, तो ये सारी टीम्स होती है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग केबिन होता है, या अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, वहां पर पूरी टीम बैठ करके हैंडल करती है एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अगर कोई इंसिडेंट अगर हो गया 2:15 पे, तो फिर आप उसको डिटेक्ट करते हो कि क्या हुआ था उस समय, है ना। तो जैसे मैंने बताया था ना, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन का जवाब हमको यहाँ मिल जाएगा। तो सीपीयू स्पाइक हुआ था, या सीक्वल टाइम आउट हुआ था, या ट्रेस आइडेंटिफाई रूट कॉज हुआ आपका कि नहीं हुआ, एंड अलर्ट सेंड हुआ कि नहीं, रिकवरी हुआ कि नहीं।
तो ये आपको लगाना ही है, हर सॉफ्टवेयर में पता होना चाहिए। तो फाइनल मैसेज है, इफ यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट, यू कैन नॉट ऑपरेट इट। यू इफ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट इम्प्रूव इट, है ना। तो ऑब्जर्व आप तभी कर पाओगे जब आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, और ऑब्जर्व अगर कर पाओगे तभी आप एप्लीकेशन को प्रॉपर चला सकते हो। और अगर आप इसको मेजर कर सकते हो तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये इसका फाइनल डिसीजन है। तो